वेनेजुएला पर नियंत्रण के बाद अब ट्रंप 2.0 का अगला शिकार होने जा रहा है ग्रीनलैंड। पिछले कुछ दिनों में We need Greenland from a national security situation. ट्रंप ने बड़ा ही स्पष्ट कहा है कि ग्रीनलैंड यूएसए का ही होना चाहिए। सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि क्या यह अचानक अमेरिका की रणनीति है या इसके पीछे कोई दीर्घकालिक इतिहास है, और यूएस सदा से चाहता है कि ग्रीनलैंड उसके प्रभाव में रहे। दूसरा, कि यह क्या केवल मिलिट्री स्ट्रैटेजिक से जुड़ा हुआ है या इसके पीछे कोई मनी गेम भी है, कोई फाइनेंशियल गेम भी है। पहली बात तो यह है कि ग्रीनलैंड को अगर समझा जाए, जो मैप आपको दिख रहा है, ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में स्थित है। अगर यूरोप से एशिया पैसिफिक का रास्ता देखा जाए तो उसके बीच में ग्रीनलैंड पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बहुत ही जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी खासियत यह है कि 80% 80% यह बर्फ से ढका रहता है और केवल 20% ही इसका क्षेत्रफल एक तरह से भूभागीय है। और इस 20% में 56,000 लोग निवास करते हैं। मतलब दुनिया के सबसे बड़े द्वीप की आबादी 56,000 है। एंड ऑन दिस 56,000 मैक्सिमम जो लोग हैं वो इंडिजिनस है, वहां के मूल निवासी हैं। और अगर हम भौगोलिक रूप से देखें, ज्योग्राफिकली ये उत्तर अमेरिकी क्षेत्र का भाग लगता है, लेकिन पॉलिटिकली और कल्चरल ये यूरोप का हिस्सा है। आप सब जानते होंगे कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का प्रभाव है और एक तरह से यह डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। तो ऑब्वियस ही बात है, ग्रीनलैंड पर कब्जा का मतलब है न केवल ग्रीनलैंड की स्वायत्तता का हनन, बल्कि डेनमार्क की जो संप्रभुता है, डेनमार्क का जो ऐतिहासिक प्रभाव है, उस पर भी हमला किया जा रहा है। पहला पॉइंट उठता है कि आखिर अमेरिका का क्या दीर्घकालिक इतिहास है। सबसे पहले 1867 में ही यूएस ने ग्रीनलैंड को खरीदने का मन बनाया। उसके बाद 1946 में तो ऑफिशियली $100 मिलियन ऑफर किया गया कि ग्रीनलैंड खरीदा जाए। और 2019 में ट्रंप ने एक इंटरनेशनल फोरम पर बहस की कि हमें किसी भी तरह ग्रीनलैंड को लेना है। तो इसका मतलब है कि यह अचानक कदम नहीं है, यह पुराना कदम है। हाँ, एक कदम नया है, पहले खरीदने की बात करता है, अब वो जबरदस्ती कब्जे की बात कर रहा है। जब पैसे से नहीं माना, जब डेनमार्क को नहीं हिला पाया, जब ग्रीनलैंड के लोगों को नहीं हिला पाया, तो अब अपनी पावर के द्वारा और ट्रंप 2.0 जिस तरह आक्रामक विदेश नीति को बना रहे हैं, वेनेजुएला ही नहीं, उन्होंने मैक्सिको को, क्यूबा को, कोलंबिया को भी धमकी दी है। लेकिन इससे पहले सबसे वल्नरेबल पॉइंट जो दिखता है वो है ग्रीनलैंड। इसके पीछे अमेरिका का दावा है कि ये उसकी स्ट्रैटेजी, उसके एक तरह से बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और डिफेंस सिस्टम के लिए उसके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड के आसपास पूरे आर्कटिक सर्किल में रशिया का प्रभाव है। जो नॉर्थ एक तरह से सी रूट बन रहा है, एनएसआर जिसको कहते हैं, जो नॉर्थ पोल से होते हुए गुजरता है, चाइना और रशिया उस रास्ते के प्रभाव से अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं। और रशिया अगर वहां है तो रशिया से अगर हमला अमेरिका पर हुआ तो एक पॉइंट अमेरिका का कहना है जो बेहतर उसको सर्विलांस दे सकता है, उसका नाम ग्रीनलैंड है। आप सब जानते होंगे, कोल्ड वार के समय 1945 से 91 के कोल्ड वार के बीच में ग्रीनलैंड में एक मिलिट्री या मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया गया अमेरिका के द्वारा, जिसका नाम चेंज करके अभी पिटूफिक बेस कर दिया गया है। जो पिटूफिक बेस है वो मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि अगर कोई भी मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अगर रशिया फायर करता है तो बहुत जल्दी ही यहां से उसे सर्विलांस के द्वारा, रडार के द्वारा पता चल जाएगा और रशियन हमले को निस्तेज कर देगा। तो बार बार जो अमेरिका का दावा है कि वह उसकी डिफेंस के लिए, वह इसकी सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड उसके पास होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह जियोपॉलिटिक्स फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फेज की तरफ जा रही है,
चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया एक तरफ एक ब्लॉक बनते जा रहे हैं, तो अमेरिका अपनी सिक्योरिटी कंसर्न को बताते हुए कहता है कि यह डेनमार्क के पास नहीं, यूएस के पास होना चाहिए। पहला पॉइंट। लेकिन क्या केवल मिलिट्री ही हिस्सा है? क्या इसके पीछे केवल स्ट्रैटेजिक रिलेशन है? तो नहीं, इसके पीछे एक और सबसे बड़ा आधार है, वो है ग्रीनलैंड की अकूत रेयर मिनरल की क्षमता। जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो सबसे ज्यादा अभी जरूरी है, और आज आप देखें, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो, चाहे आपके सोलर पैनल्स हो, इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है रेयर अर्थ मिनरल्स। और आज रेयर अर्थ मिनरल्स पर चाइना का लगभग 70% प्रभाव है। अगर क्यों चाइना पर ट्रंप दबाव नहीं डाल पा रहे हैं? हमें तो पेनलाइज कर दिया उन्होंने रशिया से तेल लेने पे, लेकिन चीन को क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि चीन अगर रोक देगा सप्लाई, तो अमेरिका की इकोनॉमी का पहिया रुक जाएगा। और ऐसे में क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स पर 70% कब्जा चाइना का है, इसी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए, मोनोपोली को तोड़ने के लिए चाइना की, यूएस चाहता है कि ग्रीनलैंड उसके प्रभुत्व में हो। तो मिलिट्री और सर्विलांस और डिफेंस एक तरफ, स्ट्रैटेजी एक तरफ, इसके पीछे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पास रेयर अर्थ मिनरल का बहुत बड़ा भंडार होना। इसकी क्षमता 1.1 ट्रिलियन डॉलर की आंकी जा रही है। और जब इतना बड़ा भविष्य की धातुएं हैं ये, जब इकोनॉमी और फ्यूचर जब इस पे आधारित हो, तो अमेरिका जैसा देश क्यों इस पर कब्जा नहीं करना चाहेगा? इन सभी चीजों में एक पहलू और उभरता है कि क्या अमेरिका का यह हमला डेनमार्क के हितों के खिलाफ नहीं होगा? तो एकदम होगा। आप सब जानते होंगे, नाटो 1949 में एक सैन्य गठबंधन बनता है जिसका बुनियादी म्यूचुअल डिफेंस पे है, ट्रस्ट पे है, और फाउंडिंग मेंबर में डेनमार्क भी शामिल है। पहली बार ऐसा होगा विश्व इतिहास में, जब से नाटो बना है 1949 से, कि किसी नाटो देश के खिलाफ जाकर नाटो देश पर ही हमला अमेरिका करने जा रहा है। और यदि नाटो देश पर हमला करेगा, तो क्या नाटो का अस्तित्व, जो नाटो की अविखंडनीयता थी, जो ट्रस्ट था, वो बचा रहेगा? बट ऑब्वियस है, आप बहुत सारी न्यूज सुन रहे होंगे, डेनमार्क के अलावा बहुत से नाटो मेंबर ने कहा यह अमेरिका का सही कदम नहीं होगा। इवन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने भी आवाज उठाई कि अमेरिका को सोचना चाहिए, यह एग्रेशन सही नहीं होगा। कल नाटो के एक ऑफिशियल प्रवक्ता ने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा होगा जिस पर हमारा पूरा ताना बाना, जो हमारा फैब्रिक है नाटो का, वही तहस नहस हो जाएगा। हम अमेरिका की यह बात नहीं मानेंगे। तो नाटो पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और इस एंगल में जो सबसे एक सोफिस्टिकेटेड एंगल दिखता है, वो है ईयू का। ये ईयू कर क्या रहा है? यूरोपीय यूनियन, कहने के लिए बड़े बड़े पश्चिम यूरोपीय देश इकोनॉमिक पावर हैं, टेक्नोलॉजी पावर हैं, मिलिट्री क्षमता भी अच्छी है, पर क्या ये यूएस की पपेट बनकर रह गए? इनकी अनसर्टेनिटी ने, ईयू की स्ट्रेंथनिंग ना हो पाने के कारण ही ट्रंप जो चाहे वो कह रहे हैं और सबकी मिमिक्री कर रहे हैं। जैसे कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो मैक्रो की मिमिक्री कर रहे थे। ईयू ने यह तो देख लिया कि रूसी तेल के बिना वो रह सकता है। ईयू के सैंक्शन से यह भी समझ में आया कि चीनी टेक्नोलॉजी पर बहुत नहीं निर्भर रहना है। लेकिन जिस तरह ईयू और खासकर पश्चिम यूरोपीय देश अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर, अमेरिका के साथ व्यापार पर, अमेरिका के साथ वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी परीक्षण पर डिपेंड करते हैं, अगर ईयू ये नहीं चेता, तो ऑब्वियस सी बात है वह यूएस का पपेट बनकर रह जाएगा। और जिस तरह एक पहले 19वीं 20वीं सदी उसकी थी, वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। एक लेसन यहां यह भी दिखता है, और इसीलिए ईयू के प्रमुख देशों ने अमेरिका के खिलाफ, इस आक्रामकता के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। तो ग्रीनलैंड पर आक्रमण का जो विषय है, वो केवल स्ट्रैटेजिक पॉइंट नहीं है, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें इकोनॉमी का इन्वॉल्व होना, उसमें फाइनेंशियल वायबिलिटी का इन्वॉल्व होना, और इसी के साथ रूस के साथ साथ चीन को संतुलित करने की जो रणनीति है यूएस की, ट्रंप उसको ध्यान में रखते हुए ग्रीनलैंड पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं।